एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर 39। ठीक है, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं, अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी का कर रहे हैं, टीजीटी का कर रहे हैं या पीजीटी का कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिलहाल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस चल रहे थे, है ना, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने के पहले बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी पीजी का कर रहे हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है हमारे कोर्सेज पे, है ना। आप ऑनलाइन क्लास अगर करना चाहते हैं तो राज इकोनॉमिक्स RECC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है रांची में, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 326 है ना, 325 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 326 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 326 कहता है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर एंडोमेंट मॉडल ऑफ हेक्सचर एंड ओहलिन, जो HO मॉडल हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का है ना, हेक्सचर ओहलिन मॉडल, कंट्रीज हैवली एंडोड विथ लैंड विल, एक ऐसा देश जहां पे लैंड काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, वो क्या करेगा? डिवोट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, क्या करे? जो अपना डिवोट करेगा एक्सेसिव अमाउंट, जो है ना, मतलब कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में संसाधन को समर्पित कर देगा, ठीक है। उसके पास जो भी संसाधन है वो क्या करेगा? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिवोट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब कृषि उत्पादन के लिए संसाधनों की अपर्याप्त मात्रा, मतलब इनसफिशिएंट क्वांटिटी समर्पित करेगा, कहां पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स दैट आर लैंड इंटेंसिव, वैसे प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा जो कि लैंड इंटेंसिव हो, या फिर इंपोर्ट प्रोडक्ट दैट आर लैंड इंटेंसिव, मतलब ऐसे प्रोडक्ट का इंपोर्ट करेगा जो लैंड इंटेंसिव हो, ठीक है। तो देखो HO थ्योरी का कहना क्या है? HO थ्योरी का कहना है अगर हमारे पास लैंड ज्यादा है, ठीक है, तो लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसे एक्सपोर्ट करेंगे। अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसका एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट में जो फैक्टर ज्यादा हमारे पास है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे और उसका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कि पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है कि जो कृषि क्षेत्र है, लैंड, चूंकि लैंड पे कृषि होता है ना, तो कृषि क्षेत्र में अपने सारे रिसोर्सेज क्यों नहीं लगा दे? देखिए, अगर आपके पास लैंड ज्यादा है तो हमें HO मॉडल के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। HO मॉडल कहता है जो फैक्टर ज्यादा हमारे पास है, ठीक है, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट को बना के हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 327 है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है भाई? द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF, IBRD, यूनाइटेड नेशंस, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। देखिए, अगर आपको पता होगा कि जब ब्रेटन वुड समिट हुआ था, ठीक है, तो 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, जो कि था हमारा IMF और IBRD, यूनाइटेड नेशंस नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 केवल करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 328 है, कहता है हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी एक्सप्लेन्स कंपैरेटिव एडवांटेज एज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन कंट्रीज, है ना। हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है वो किस कारण से मिलता है? डिफरेंसेस, किसमें डिफरेंसेस? फैक्टर अबंडेंस में जो डिफरेंसेस होता है उसके कारण बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए किसी देश में लेबर ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और किसी देश में कैपिटल ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो इसके कारण कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है, राइट, और इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन गलत है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस रिसोर्सेज बिल्कुल सही है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस रिसोर्सेज होने के कारण
क्या मिलता है, कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 329 कहता है द टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना, रेफर्स टू, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, द रेट एट विच अ कंट्री इज रेडी टू एक्सपोर्ट सो दैट इट कैन इंपोर्ट सम अमाउंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस के रेशियो के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ है द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवर, नहीं गलत है, ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा होगा, है ना। चलिए 330 है, कहता है अ कंपनी इन इंडिया हैज एक्सेस प्रोडक्ट that it does not want to sell into the Indian market because it will decrease domestic price, है ना। कहता है इंडिया में एक प्रोडक्ट का एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर एक्सेस प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्ट है उसको इंडियन मार्केट में ही बेचेगा तो इंडिया में उसका जो डोमेस्टिक प्राइस है वो घट जाएगा। ये रीजन से वो क्या करता है, इट विल सेल टू अनदर कंट्री एट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो दूसरे देश में बेचना चाहेगा बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी। ठीक है, ये सिचुएशन क्या कहलाता है, ये सिचुएशन होता है डंपिंग। ठीक है, डंप कर देना, क्या करना, अपने प्रोडक्ट को डंप कर देना अदर कंट्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है व्हेन लियोनटिफ टेस्टेड द प्रोडक्शन ऑफ हेक्टर ऑयल इन थ्योरी ही फाउंड दैट 1947 द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एक्सपोर्टिंग रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्टिंग कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड लियोनटिफ पैराडॉक्स। ठीक है, ठीक है, लियोनटिफ पैराडॉक्स में क्या कहा गया, देखा गया था कि यूनाइटेड स्टेट जो हमारा जो है, ठीक है, वो क्या था, एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री था, बट वो एक्सपोर्ट कर रहा था लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को, है ना। वहां पे लेबर स्कार्स था, लेबर कम था, फिर भी वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे क्या बोला था, एक्सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, लेबर इंटेंसिव को, जबकि वो कंट्री कैसा है, कैपिटल रिच कंट्री है। ठीक है, और इंपोर्ट कर रहा है किसको, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को, जो कि वो खुद बना सकता था लेकिन वो इंपोर्ट कर रहा था। ये लियोनटिफ पैराडॉक्स था। ये किसके अगेंस्ट में था, ये अगेंस्ट में था हेक्स्टर ओहलिन के थ्योरी में। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। हेक्स्टर ओहलिन का थ्योरी बोला क्या था कि अगर कोई कंट्री लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा, और कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को वो एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन यूएस में उल्टा हो रहा था। ठीक है, तो क्या है, जस्टिफाइड द इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, नहीं ये तो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टेड द हेक्सेलन थ्योरी एज यूनाइटेड स्टेट वाज रिलेटिवली लेबर अबंडेंट, नहीं यूनाइटेड स्टेट कैपिटल अबंडेंट था। ठीक है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन में था। फिट द प्रोडक्शन, फिट तो नहीं करता था। डी नंबर होगा contradicted the Heckscher-Ohlin theory as United States was relatively capital abundant। ठीक है, अमेरिका कैपिटल अबंडेंट था, लेकिन उसके बावजूद वो किस चीज को मतलब एक्सपोर्ट कर रहा था, लेबर इंटेंसिव को। ठीक है, जबकि करना चाहिए था कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन दिया हुआ है भाई, कहता था गेन फ्रॉम ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, सही है, जो ट्रेड से हमें गेन मिल रहा है वो डिसाइड होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड से। ठीक है, द गेन फ्रॉम ट्रेड डिपेंड ऑन डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो, बिल्कुल कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा, दोनों ही सही हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, चलिए 333 है, कहते हैं द कोटा अलॉटेड टू अ मेंबर कंट्री to the of the IMF which it can borrow at will is known as। ठीक है, एक कोटा IMF के द्वारा, है ना, अलॉट किया जाता है जिस पर जो है जो मेंबर कंट्री वो बोरो कर सकते हैं। कौन सा ट्रेंच होता है, वो रिजर्व ट्रेंच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 334 नंबर है, कहता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आर यूजफुल फॉर दोज हु विश टू। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्रेजेंट में एग्रीमेंट करना फॉर द करेंसी एक्सचेंज, है ना, इन द फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होता है करेंसी में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी एग्रीमेंट कर लिया था ताकि फ्यूचर में क्या करे, जब महंगा भी हो जाए तब भी उसको उसी रेट पे मिल जाएगा जिस रेट पे वो एग्रीमेंट किया है। ठीक है,
तो ए है प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रिस्क दैट द एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर अ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। बिल्कुल ये रिस्क से बचना चाहता है, जो वैल्यू में चेंजेस आएगा ना उस रिस्क से बचना चाहता है। गैम्बल दैट अ करेंसी विल राइज और फॉल इन वैल्यू। बिल्कुल ये गेम है भाई, इसलिए एग्रीमेंट कई लोग कर लेते हैं कि फ्यूचर में जब बढ़ेगा वैल्यू तब बेचेंगे। ठीक है, एक्सचेंज करेंसीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल फ्यूचर में एक्सचेंज होता है। ठीक है, एग्रीमेंट अभी प्रेजेंट में होगा बट एक्सचेंज जो होगा करेंसी का वो फ्यूचर में होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 335 है, कहता है व्हाट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर इन बीओपी। देखिए यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफ से आया जरूरी नहीं दूसरा तरफ से भी आएगा। ठीक है, जैसे विजिबल आइटम क्या यूनिलेटरल होता है? नहीं। इनविजिबल आइटम्स नहीं। गिफ्ट्स, हाँ गिफ्ट्स एक प्रकार का यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोई हमें गिफ्ट दिया तो हमें लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम ये अपने विल पे डिपेंड करता है कि हम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आज का ये था क्वेश्चन जो हो गया, 10 क्वेश्चन था, है ना। बाकी वीडियो एंड करने से पहले फिर से बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी सेक्शन के हो, चाहे आप यूजी इकोनॉमिक्स के क्यों ना हो, पीजी इकोनॉमिक्स के क्यों ना हो, यूजी नेट इकोनॉमिक्स के हो, सीयूटी पीजी के हो, टीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और रांची से हैं तो आप कॉन्टेक्ट करिए ऑफलाइन क्लास के लिए। धन्यवाद।